हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? आपको बताना, भारत के घरों में जो सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज होता है वह किस रूप में होता है? ऑप्शन ए डीसी वोल्टेज के रूप में, ऑप्शन बी पल्स वोल्टेज या स्पंदित वोल्टेज के रूप में, ऑप्शन सी आरएमएस वोल्टेज के रूप में, ऑप्शन डी सीकर से सीकर वोल्टेज के रूप में। तो आपको बताना है जो भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज होता है वह किस रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आरएमएस या आरएमएस वोल्टेज के रूप में होता है। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर, यानी कि आपको ध्यान रखना है रूट मीन स्क्वायर, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको ध्यान रखना है आरएमएस मान क्या होता है? जो कि आरएमएस का मान होता है वो होता है आई मैक्सिमम अपॉन √2। आपको ध्यान रखना है आई मैक्सिमम अपॉन √2, जो कि आरएमएस का मान होता है। या फिर आपको ध्यान रखना है आई आर एम एस बराबर होता है 0.707 आई मैक्सिमम, जो कि इसका मान होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फ्यूज का उपयोग फ्यूजिंग एलिमेंट सामान्यतः से बना होता है? आपको बताना है किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट होता है वह सामान्यतः किसका बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर का बना होता है, ऑप्शन बी स्टील का बना होता है, ऑप्शन सी माइका का बना होता है, ऑप्शन डी आयरन का बना होता है। तो आपको बताना है किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट होता है वह किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर या तांबे का। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट जो कि कॉपर या तांबे का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है जो फ्यूज होता है वह क्या होता है? फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण होता है। आपको ध्यान रखना है फ्यूज क्या होता है? यह एक सुरक्षा उपकरण होता है तथा इसकी रेटिंग आपको ध्यान रखना है फ्यूज की रेटिंग किस में की जाती है? फ्यूज की रेटिंग किस में की जाती है? आपको ध्यान रखना है एम्पियर में फ्यूज की रेटिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान कितना होता है? आपको बताना है शुष्क सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 1.5 वोल्टेज, ऑप्शन बी 2.5 वोल्टेज, ऑप्शन सी 2 वोल्टेज, ऑप्शन डी 0 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 वोल्टेज। जो शुष्क सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.5 वोल्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शुष्क सेल को हम क्या कहते हैं? शुष्क सेल को हम कार्बन जिंक, यानी कि आपको ध्यान रखना है शुष्क सेल को हम कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृष्टकारी परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य को कम करना है। आपको बताना है दृष्टकारी परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर होता है का कार्य किसको कम करना होता है? ऑप्शन ए हार्मोनिक को, ऑप्शन बी आयाम को, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी को, ऑप्शन डी उर्मिका या रिपल को। तो आपको बताना है जो दृष्टकारी परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर होता है इसका कार्य किसको कम करना होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रिपल या उर्मिका को इसको कम करने का कार्य होता है। आपको ध्यान रखना है उर्मिका अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए, आपको ध्यान रखना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है उसके लिए उर्मिका का मान कितना होता है? 1.2 के लगभग होता है तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए उर्मिका का मान कितना होता है? 0.48 के लगभग इसका मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है अर्ध दृष्टिकारी के लिए उर्मिका का मान 1.2 के लगभग होता है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए 0.48 होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है? आपको बताना है ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए +-20%, ऑप्शन बी +-15%, ऑप्शन सी +-30%, ऑप्शन डी +-25%। तो आपको बताना है ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +-20%, +-20% जो कि फेज एंगल की अधिकतम सीमा होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम निर्दिष्ट करता है कि, आपको बताना है ओम का नियम क्या होता है। आपको ध्यान रखना है तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है V बराबर IR। तो आपको ध्यान रखना है V बराबर IR देखना है, तो V बराबर IR यहाँ पर नहीं है तो ये तो गलत हो गया। I बराबर दे रखा है इसमें, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो I बराबर V/R दे रखा है, ये गलत हो गया, और I बराबर V/R। तो ऑप्शन डी जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए।
आपको बस ध्यान रखना है प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी वह कैसी होगी। तो आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रेणी क्रम में जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान समान होता है तथा समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है तथा समांतर क्रम में क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक केबल में होता है। आपको बताना है एक केबल में क्या होता है। ऑप्शन ए एक केंद्रीय कोर या स्टेटर चालकों की कई कोर। ऑप्शन बी बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी एक ठोस पदार्थ या विद्युत रोधी चालक। ऑप्शन डी एक प्रकार के दो या अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक। एकल या स्टैंडर्ड की लंबाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक केबल में ऑप्शन डी। एक प्रकार के दो या दो से अधिक चालक होते हैं तथा एक विद्युत रोधी चालक की लंबाई होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण किसकी जांच के लिए करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच के लिए। ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर में जंग को लगने के लिए। ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा की जांच के लिए। ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर के चालन की जांच के लिए। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण किसकी जांच करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की जांच करने के लिए ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण किया जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट के अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है। आपको बताना है घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा या एंग्रेस प्रोटेक्शन होती है वो रेटिंग क्या होती है। ऑप्शन ए IP67, IP65, IP55, IP20। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी IP65 जो कि घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बैटरी की रेटिंग सामान्यतः की जाती है। आपको बताना है बैटरी की रेटिंग जो कि सामान्यतः किसमें की जाती है। ऑप्शन ए वाट आवर में। ऑप्शन बी किलोवाट में। ऑप्शन सी एम्पियर सेकंड में। ऑप्शन डी एम्पियर हावर में। तो आपको बताना है बैटरी की जो रेटिंग की जाती है वो सामान्यतः किसमें की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर हावर। बैटरी की रेटिंग जो कि सामान्यतः एम्पियर हावर में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है वह कौन सी बैटरी होती है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिथियम सेल। ऑप्शन बी निकल कैडमियम सेल। ऑप्शन सी कार्बन जिंक सेल। ऑप्शन डी लेड एसिड सेल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में तनु के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है लेड एसिड जो कि एक क्या होती है द्वितीयक बैटरी। यह एक द्वितीयक बैटरी होती है तथा लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट होती है वह किसकी बनी होती है, यह PbO2 की बनी होती है। लेड परऑक्साइड की यह बनी होती है तथा ऋणात्मक प्लेट होती है वह किसकी बनी होती है, यह Pb की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा आसुत जल का अनुपात कितना होता है, 1:3 के रूप में यह अनुपात होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन या बहाली को महत्व देता है। ऑप्शन ए कट आउट नियम 44। ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टर नियम 46। ऑप्शन सी स्विच नियम 37। ऑप्शन डी एनर्जी मीटर नियम 38। तो आपको ध्यान रखना है जो बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवित या बहाली का महत्व देता है वह कट आउट नियम 44 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक होता है। आपको बताना है बल का मात्रक कौन सा होता है। ऑप्शन ए ओम। ऑप्शन बी न्यूटन। ऑप्शन सी जूल। ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आपको ध्यान रखना है बल का मात्रक एफ बराबर क्या होता है, एम ए, जहाँ एम द्रव्यमान होता है तथा ए त्वरण होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका एक और मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूटन कहते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बल का मात्रक होता है।
अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 4 पोल 3 फेज मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत आपूर्ति पर चलती है, उस गति की गणना करें जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। आपको गति की गणना करनी है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में घूमता है। तो आपको ध्यान रखना है एन बराबर क्या होता है, एन, इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी, यह इसका सूत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है 120 इंटू एफ का मान कितना दे रखा है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी जो कि 50 दे रखी है, और पी होता है पोल जिसका मान कितना दे रखा है, पोल 4 पोल दे रखे हैं। तो 4 को 12 से काटेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 30, 30 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, यानी कि इसका एन का मान कितना आ जाएगा 1500 आरपीएम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किस सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंबा या पोस्ट है। आपको बताना यूटिलिटी पोल होता है, निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंबा या पोस्ट होता है। ऑप्शन ए सिरोपरि फाइबर ऑप्टिकल केबलों को सहारा देने के लिए, ऑप्शन बी सिरोपरि मार्ग प्रकाश लाइटों को सहारा देने के लिए, ऑप्शन सी सिरोपरि विद्युत लाइनों को सहारा देने के लिए, ऑप्शन डी सिरोपरि विद्युत लाइनों के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल एवं मार्ग प्रकाश लाइटों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूटिलिटी पोल होता है वह सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों के लिए सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यांकन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है। आपको बताना निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यांकन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है। ऑप्शन ए फ्लिकरिंग साफ दिखता है, ऑप्शन बी चमक आसानी से देखी जा सकती है, ऑप्शन सी तीक्ष्ण एम एकदम सटीक तुल्यांकन के लिए, ऑप्शन डी यह जल्दी से काम करना शुरू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीक्ष्ण एम एकदम सटीक तुल्यांकन के लिए लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी है। आपको बताना है भूमिगत तार यानी अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए सबसे आसान विधि कौन सी होती है। ऑप्शन ए डायरेक्ट ब्यूरल या प्रत्यक्ष गडाई, डायरेक्ट ब्यूरल या प्रत्यक्ष गडाई विधि, ऑप्शन बी क्षैतिज दिशीय ड्रिलिंग विधि, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष गडाई या सेमी डायरेक्ट ब्यूरल विधि, ऑप्शन डी पाइप जैकिंग या पाइप जैकिंग विधि। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष गडाई या डायरेक्ट ब्यूरल विधि जो कि भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है इन्वर्टर होता है इन्वर्टर परिपथ, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलने के लिए, ऑप्शन बी एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में बदलने के लिए, ऑप्शन डी डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो आपको बताना है इन्वर्टर होता है इन्वर्टर परिपथ, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। तथा आपको ध्यान रखना है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं। आपको बताना है भारत में घरेलू उपकरण होते हैं वो आमतौर पर किस वोल्टेज पर संचालित होते हैं। ऑप्शन ए 120 वोल्टेज पर, ऑप्शन बी 110 वोल्टेज पर, ऑप्शन सी 50 वोल्टेज पर, ऑप्शन डी 230 वोल्टेज पर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 230 वोल्टेज पर भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं तथा यह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्लस माइनस 3% इंडिया में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। अमेरिका में फ्रीक्वेंसी का मान होता है 60 हर्ट्ज, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लेड एसिड सेल की वाट हावर दक्षता और के बीच परिवर्तनीय होती है। आपको बताना है लेड एसिड सेल होता है वाट हावर दक्षता किसके बीच में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए 90 से 95%, ऑप्शन बी 70 से 80%, ऑप्शन सी 20 से 40%, ऑप्शन डी 40 से 60%। तो आपको बताना है जो लेड एसिड सेल होता है उसकी वाट दक्षता किसके बीच परिवर्तनीय होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 70 से 80%। लेड एसिड सेल की वाट आवर दक्षता जो कि 70 से 80% तक परिवर्तनीय होती है। तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर हावर में पूछा जाता यही क्वेश्चन कि लेड एसिड सेल की एम्पियर हावर में दक्षता किसके बीच परिवर्तनीय होती है, तो वह होता ऑप्शन ए 90 से 95%। एम्पियर हावर में 90 से 95% होता और वाट हावर में 70 से 80% होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? आपको बताना है 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी निब्बल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी बाइट। तो आपको बताना है 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निब्बल। 4 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं। आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? 8 बिट के समूह को हम एक बाइट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं तथा 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है। आपको बताना है जो साधारण मिक्सर होता है वह कितनी विद्युत शक्ति लेता है। ऑप्शन ए 2000 वाट, ऑप्शन बी 400 वाट, ऑप्शन सी 100 वाट, ऑप्शन डी 5000 वाट। तो आपको बताना है जो साधारण मिक्सर होता है वह कितनी विद्युत शक्ति लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 वाट। जो साधारण मिक्सर होता है वह 400 वाट की विद्युत शक्ति लेता है। आपको बताना है साधारण मिक्सर होता है इसमें किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? इसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तथा आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल मोटर जो कि एसी सीरीज मोटर का ही एक रूप होता है। आपको ध्यान रखना है एसी सीरीज मोटर अगर ऑप्शन में हो तो अभी राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल मोटर जो कि एसी सीरीज मोटर का ही एक रूप होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी साधारण मिक्सर जो कि 400 वाट की विद्युत शक्ति लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। आपको बताना है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है, ऑप्शन बी क्षेत्र नियंत्रण विधि होती है, ऑप्शन सी फील्ड डाइवर्टर विधि होती है, ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि होती है। आपको बताना है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण जो कि कौन सी विधि होती है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण जो कि एक वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी चाल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। तो यह क्या दर्शाता है? आपको बताना है जब किसी चाल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग का परिवर्तन हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी धारा का प्रकाशीय प्रभाव। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी धारा का रासायनिक प्रभाव। जब किसी चाल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन हो रहा है, यह धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और हमारी ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।